किसकी लगी आप बताओगी? गुरु नानक देव जी। आपको आप मानते हैं इन सब? क्या क्या गुरु नानक देव आप शर्म नहीं आई बोलते लगे। और जेड़ी भैन बैठी सुन रही है, जेड़ी कह रही मैं सरदारा दे घरों सिख फैमिली दे घरों बैठी हुई ਇਹ ਜੇ ਲਫੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ बैठी हुई ऑनलाइन जेनू आप नहीं पता। मनजिंदर सिंह सिरसा हैगा वो आके गुरुद्वारा कमेटी दफ्तर च बैठा और उसने बड़ा प्रेशर पाया कि लंगर बंद किया जाए, दरवाजे बंद किए जान। सारे ग्रंथ पढ़ लो, राक्षसों ने कभी नहीं किया और देवी देवताओं ने खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ा। मोदी दल्ले नाली के तू साले नाड़ी तू नाली। इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नजर भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफी मांग रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता था अगर वहां पे बंगला साहिब गुरुद्वारे से सेवा नहीं मिलती, बच्चे रात भर नहीं रुक पाते, उन्हें खाने पाने की जो व्यवस्था है वो गुरुद्वारे से नहीं मिल पाती। लेकिन इस चीज में एक नई रिपोर्ट सामने आई है। भाई बताया ये जा रहा है कि अमित शाह जी ने, जो कि गृह मंत्री है, उन्होंने दिल्ली पुलिस को आदेश दे ही दिए थे कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर लाठियां पड़े, साथ में गुरुद्वारे के आसपास के एरिया में भी बैरिकेड लगा दिए थे कि रात के समय में कोई वहां पर आ जा नहीं सकता है। लेकिन अब ये चीज सामने आई है कि अमित शाह जी ने अपने खास आदमी सिरसा जी, उनको ये आदेश दिलवा दिए थे कि भाई वो किसी भी तरीके से गुरुद्वारे से जो बच्चों को सेवा दी जा रही है, जो प्रोटेस्टर्स को जो सेवा दी जा रही है, उसको वो बंद करवा दें। मैनू खबर मिली है कि जेड़ा मनजिंदर सिंह सिरसा हैगा वो आके गुरुद्वारा कमेटी दफ्तर च बैठा और उसने बड़ा प्रेशर पाया कि लंगर बंद किया जाए, दरवाजे बंद किए जान, राती सौन न दिता जाए। ये मैनू अंदरों खबर आ रही है। मैं इस ते कुछ गल नहीं बोल रहा, लेकिन मैं वेट कर रहा कि की करती है गुरुद्वारा कमेटी। और हालांकि प्रधान सकत्तर सारे आखते ने कि जे असीं ये काम करांगे तो संगत। और सिरसा जी ने ये चीज वहां पे जो प्रबंधक कमेटी थी उससे जाके बोला भी था। सिरसा जी ने वहां पे एक बड़ी मीटिंग करी थी। बड़ी मीटिंग में ये चीज गुजारिश करी थी कि कैसे भी जो लंगर है उसको रुकवा दिया जाए, साथ में जो भी प्रोटेस्टर वहां पे रुकने के लिए आ रहे हैं उनको वहां पे नहीं आने देना चाहिए, और जो गुरुद्वारे के गेट हैं जो कि बंद कर देने चाहिए। लेकिन बंगला साहिब गुरुद्वारे से जुड़ी हुई जो कमेटी है उसने सिरे से ये सारी चीजें नकार दी। उनका कहना यह था कि भाई गुरु ने जो उनको आदेश दिया है, गुरु का जो घर है वो हमेशा ही खुला रहेगा, तो इसमें कोई भी कोई बड़ा नेता आके वहां पे नेतागिरी नहीं कर सकता है और ये चीजें नहीं कह सकता है कि भाई आप लोग इसको बंद कर दो। जो गुरु की सेवा है वो हमेशा से चालू रहती रही है और हमेशा से ही चालू रहेगी, और यही कारण है कि जो प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल हो पाया है। वे बीजेपी ਦਾ ਸਿਰਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ हर ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे तो आप जानती हो किस तरीके से पूरी सिख कौम ने सेवा करी थी, लेकिन उसी तरीके से अभी आप देखो भाई आसाम में इतना बड़ा फ्लड आ रखा है, हालत इतनी ज्यादा खराब है, गांव के गांव डूबे आ रखे हैं। लेकिन इस समय में क्या सरकार की तरफ से कोई बड़ी मदद दी जा रही है? लेकिन वहीं अगर आप देखो सिख कौम इतने जज्बे से, इतनी हिम्मत से वहां के जो लोग हैं, वहां के जो गांव हैं, उनकी मदद करने के लिए सामने आ चुकी है। जो लोग लंबे समय से ट्रोल करते चले आ रहे हैं कि देश विरोधी हैं और देश के खिलाफ काम करते हैं, वहीं अगर आप देखो वहां पर जिस तरीके से गांव के लोगों की मदद की जा रही है, गांव के लोग हैं वो भी उनको सैल्यूट कर रहे हैं। क्या और कोई ऐसी फाउंडेशन है या फिर हिंदुओं की इतनी सारी सभाएं होती हैं? आप लोग जानते हो हिंदुओं में कितने सारे समाज हैं, अलग अलग जातियां हैं। क्या ऐसे कोई लोग जो कि समय समय पर रैली करते रहते हैं और अपने राइट्स के लिए खड़े होते रहते हैं, क्या वो लोग वहां पे मदद के लिए गए हैं? क्या हिंदुओं ने भी इतना बड़ा डोनेशन दिया है कि वहां पे मदद की जा सकती है? इस लेवल पे मैं नहीं मानता कि कोई भी ग्राउंड पे जाके जैसे सिख कौम वहां पे सेवा कर रही है, ऐसे वहां पे सेवा करने के लिए कोई सामने आया होगा। वहां पे जो वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जहां पे गांव के जो लोग हैं, जिनके घर डूब चुके हैं, जिनके घर तबाह हो चुके हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी वहां के जो लोग हैं वो इस आपदा से निकल सकते हैं। ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਹੋ, ਪਾਪੇ ਹੋ, ਲੱਸੀ ਓਏ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਸੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਲੱਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ पेगी ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ मौजूद है। हम आए गाँव में, यहाँ के हालात देख के मेरे को खुद ही बड़ा अजीब लग रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने बुरे हालात हैं। जब कुदरत का ये यहाँ पे क्यों हुआ, अब इसका हमारे पास तो जवाब नहीं है। बट हम एक ही चीज को फॉलो करते हैं, मानस की जात है सब एक के पहचानबो। जैसे हमारे गुरु साहब ने कहा है, वी ऑल रिकॉग्नाइज होल ह्यूमन रेस एज वन।
हमारे लिए कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है, हमारे लिए कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। हमारा एक ही धर्म है, एक ही लैंग्वेज है, वो है सेवा सेवा सेवा। और ऐसे ही सेवा के लिए हम दिन रात लगे रहेंगे, चाहे हमें दूसरी स्टेटों में जाना पड़े, किसी और कंट्रीज में सेवा भेजनी पड़े, या हमारे किसी भी कम्युनिटी के लोग को किसी भी देश में कोई आपदा आए, हमारी टीम आपको वहीं खड़ी होकर मिलेगी। थैंक यू सो मच। भाई बंदी सिंहों की रिहाई के लिए, साथ में भाई अमृतपाल सिंह जी की रिहाई के लिए भी लंबे समय से गुजारिश की जा रही है। लंबे समय से ये बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में भी एक प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला है। चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पे जो जवान तैनात किए गए थे उनके नेम प्लेट ही नहीं थे, उनके जो बैज थे वो थे ही नहीं। मतलब बिना नाम के ऐसे कोई भी कमांडो वहां पे कैसे खड़ा हो सकता है? अगर कोई बिना नाम के वहां पे खड़ा हुआ है तो अब क्या समझते हो वो कहां से आया होगा? भाई यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस ने अपने जो बंदे हैं वो वहां पे जानबूझकर फिट किए हैं, और भाई अमृतपाल सिंह जी की जो रिहाई है उसको जानबूझकर रोका जा रहा है। साथ में बंदी सिंहों की रिहाई, जो कि अपनी सजा लंबे समय पहले ही पूरी कर चुके हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो भाई क्या देश में तानाशाही नहीं है? क्या लोग ये बोलते हैं कि भाई देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहीं से आपको डेमोक्रेसी नजर आती है? कोई अपने राइट्स के लिए खड़ा होता है तो पुलिस उसके सामने खड़ी हो जाती है, जो एजेंट हैं वो आके खड़े हो जाते हैं, बिना नेम प्लेट के लोग मारने पीटने लगते हैं, डंडे लेके सामने आ जाते हैं। इससे क्या समझ में आता है? भाई इससे यही समझ में आता है कि जिसकी जो मर्जी है इस समय में वो कर रहा है। केंद्र सरकार ने ये बोल दिया है कि भाई उनको नहीं रिहा करने देना है तो उनको नहीं रिहा किया जा रहा है। 3 साल से वो बंद हैं। साथ में बंदी सिंहों की रिहाई, जो कि लंबे समय पहले हो जानी चाहिए थी, उनकी भी रिहाई नहीं हो पा रही है। अब इसीलिए जब प्रोटेस्ट करने के लिए भी लोग सामने आते हैं तो उनके सामने जो गुंडे हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बिना नेम प्लेट के सामने आ जाते हैं। लेकिन मीडिया में ये बताया जाता है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आ रहे हैं वो लोग देश विरोधी हैं, वो पाकिस्तान से फंडेड है और वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर इतने ही सारे लोग पाकिस्तान से फंडेड हैं और देश विरोधी ताकतें लगी हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई देश का जो इंटेलिजेंस है वो फेल कर रहा है। साथ में आज के समय में अगर आपको नेशनल अपने को प्रूव करना है तो बस एक ही सर्टिफिकेट है, आप लोग बीजेपी से ज्वाइन कर लो, बीजेपी का कार्ड लेके घूमो और बीजेपी ही आपको सर्टिफिकेट देगी कि आप देश के साथ हो या फिर देश के खिलाफ। 100 नंबर प्लेटा ਤੁਹਾਡੀਆਂ नंबर प्लेटा माल यार कितना पानी और 100 नंबर प्लेटा ਤੁਹਾਡੀਆਂ आप लोग उधर पे चले जाइए। नेम प्लेट नहीं आपकी हैं? गलत गल है, ये सारे लगी है यार, इदां दी गल नहीं कोई। नेम प्लेट आपकी, नेम प्लेट भाई, नेम प्लेट कहाँ आपकी है? ऐसे कैसे गिर गई? सबकी गिर गई, नेम प्लेट नहीं आपकी है। और देख लो जी, बहुत सारे बंदे जी नेम प्लेट है नहीं गी। उधर भी चेक कर लो, उधर भी नेम प्लेट है नहीं गी। और चेक करो, नेम प्लेट कहाँ की भाई आपकी है? गिर गई। और देखो जी, नेम प्लेट ही है नहीं ਤੁਹਾਡੀਆਂ, तेरी भी नहीं किता। तो जी इस बंदे को तो आप जानते ही हो, इसका नाम है क्रिंजिस्तान। सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह बनाता है, प्रैंक बनाता है, लेकिन इसने इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग किया है गुरु नानक देव जी के लिए कि इसके बाद इसकी जो खबर है वो ली जा रही है। मतलब इसकी जांच पड़ताल चल रही है। कई सारे निहंगों के ग्रुप हैं जो कि सामने आए हैं, सोशल मीडिया पे इसको ढूंढ रहे हैं और उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इसने जो भाषा का जो यूज किया है वो बहुत ही ज्यादा भद्दी भाषा है। मैंने आपको लास्ट की वीडियोज में भी दिखाया था। गुरु नानक देव जी आपको, आप मानती हो इन सब में? हाँ, मैं सरदार हूँ, मैं क्यों नहीं मानूंगी? आपको किसने बताया इन्हें मानना चाहिए? मेरे घर वालों ने। इतनी थर्ड क्लास भाषा का इसने प्रयोग किया, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है। अब इसके पीछे जो कई निहंगों के ग्रुप है वो लग चुके हैं। इसकी जो सर्विस है वो जल्दी ही होने वाली है। अब इसी में से एक निहंग ग्रुप है जो कि सामने आ रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि उनके कब्जे में ये आ चुका है और उन्होंने इसको सीधी सी धमकी दे दी। और साथ में जो लड़की है जो कि इससे बात कर रही है, भाई उसके ऊपर भी लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि भाई वो इतना सब कुछ कैसे सुन सकती है, जो गुरु के खिलाफ ये इतनी सारी बातें बोल रहा है और सोशल मीडिया पे आके ये सारी बातें बोल रहा है, ये कैसे बोल सकता है। साथ में ये जो बंदा है, इसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, वो इसने इस समय पे बंद कर दिया है। वो उस अकाउंट को बंद कर चुका है। साथ में उसके बाद उसने माफी भी मांगी, लेकिन इस बार माफी कबूल नहीं है। इस बार चाहिए सजा, और सजा होगी जब ही एक एग्जांपल सेट हो पाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी सुन रहे हो की कह रहा है? फोटो किसकी लगी आप बताओगी? गुरु नानक देव जी आपको, आप मानती हो इन सब में? हाँ, मैं सरदार हूँ, मैं क्यों नहीं मानूंगी? आपको किसने बताया इन्हें मानना चाहिए? मेरे घर वालों ने। आप मुझे मानने लगोगी? गुरु नानक ने? हाँ। कैसे? वो तो जिंदा भी नहीं थे, कब मरे? ऐसे मारूंगा निकल जाएगा। शर्म नहीं आई बोलते लगे? और जेड़ी भैन बैठी सुन रही है, जेड़ी कह रही मैं सरदारा दे घरों, सिख फैमिली दे घरों बैठी हुई,
ਇਹ ਜੇ ਲਫੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਟ ਕਰ, ਅਗਲਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਭੱਜ, ਤੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਥ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਲਤ ਵਰਤੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿ। ਤੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨਾ ਛਿੱਤਰ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ। ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਕਰੂ ਥੋੜਾ ਢੀਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਟ ਕਰ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਯਾਦ कराते तो तू याद करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो जी हिंदुस्तान में बस आज के समय पे एक ही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग चल रहा है जिसने पूरी जगह पे तहलका मचा दिया है। वो सॉन्ग है भाई, इस सॉन्ग ने पूरे देश भर में तहलका मचा दिया है। हर कोई इंसान इसी को ही गा रहा है और ये टॉप 10 चार्ट्स में नंबर 1 पे आ चुका है। मोदी दल्ले नाली के तू साले नाड़ी, तू नाली में उगाए तू बोझ, नाली के कीड़े नाली के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर बोझ के बच्चे। जा दिखेगा ना तेरे मुंह पे नाली से कीड़े उठा के फेंकूंगी, तेरे मुंह के अंदर गुस्सा आऊंगी, तेरे मुंह के अंदर कुत्ते की हड्डी डालूंगी। धर्मेंद्र प्रधान की तो माँ की बोझ, मोटा साला गैंडा साल का बच्चा। सारे ग्रंथ पढ़ लो, राक्षसों ने कभी बलात्कार नहीं किया और देवी देवताओं ने खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ा। देखो ये जमाना जमाना था। इतने जो भक्त हैं उनको बहुत ज्यादा मिर्ची लग चुकी है। जो भक्त हैं वो खुल के आके इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि भाई ऐसे कोई कैसे कह सकता है, हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो बुजुर्ग इंसान है, वो इतने रेस्पेक्टेबल पर्सन है, उनके खिलाफ कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है। मतलब कि ये है कि भाई जो भक्त लोग हैं ना, वो मोदी जी को गॉड की उपाधि दे देना चाहते हैं। उनके हिसाब से मोदी जी भगवान है, वो पॉलिटिकल नेता नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। अगर उन्हें इतना ही भगवान बनने का शौक था तो भाई मेरे हिसाब से तो उन्हें कुछ अच्छी सी तपस्या करनी चाहिए थी और राम रहीम और संत रामपाल की तरीके से उन्हें अपना नाम बनाना चाहिए था। अगर उन्हें भगवान ही बनना था। पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में आप जिन लोगों का सपोर्ट नहीं करोगे, जिन लोगों का साथ नहीं दोगे, उनके खिलाफ एजेंडा चलाओगे, आपका बीजेपी का आईटी सेल उनको भर भर के गालियां देगा, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं वो आपकी तारीफ करेंगे? वहीं अगर आप देखो जो बीजेपी का आईटी सेल है वो इतने लंबे समय से पब्लिक को गाली देता चला आ रहा है। इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे, ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे, बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, आजा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। लेकिन आज के समय में ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनके चाटुकार वाले जो गोदी मीडिया है उनका भी कहना यही है कि भाई ऐसे कोई कैसे कर सकता है। भाई मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं किसी ने भी अगर इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग किया या फिर गाली दी है। लेकिन आज के समय में गोदी मीडिया जो बच्चे हैं उनको ट्रोल करने, एक 15 साल की लड़की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है। मीडिया भी उसके पीछे पड़ चुका है, उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए जो साहेब हैं भाई उनका ईगो भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उनकी वजह से उस बच्ची की मीडिया ट्रायल चल रही है। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़।
लेकिन मैं ये बता दूं, अभी रात के 12 बजे ही मोदी जी आते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे वो ज़्यादा दिख रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आते ही वो अपना वीडियो बनाते हैं। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो उनके सामने एक स्क्रिप्ट रखी हुई है जो कि उनके चश्मे में दिख रही है। अब वो स्क्रिप्ट पढ़ के बच्चों को सांत्वना देते हैं और ये बोलते हैं कि भाई ये हमारे ही बच्चे हैं और हमको इनको माफ़ी दे देनी चाहिए। एक तरफ तो मोदी जी ये बोल रहे हैं कि भाई इनको माफ़ी दे देनी चाहिए, लेकिन वहीं अगर आप देखो जो भक्तजन है वो सुबह से लेकर शाम तक इनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं और इनके खिलाफ गोदी मीडिया भी लगा पड़ा है कि कैसे भी इन बच्चों को जेल में डाला जाए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता। प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता। आप लोगों की क्या राय इस चीज के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना आपको अच्छा लगे तो। मैं मिलता हूं आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।